नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं टेट सी टेट एस टेट के लिए संस्कृत के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है सुमन हिंदी क्लास, लेकिन संस्कृत हिंदी की आत्मा है। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, तो आज हम देखेंगे संस्कृत के अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। प्रश्न 1, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? ए 11, बी 14, सी 16, डी 21। इसका विकल्प बी सही है, 14। माहेश्वर, महेश किसका नाम है? भगवान शिव का नाम है। तो शिव के द्वारा माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई है। शिव के डमरू के द्वारा माहेश्वर सूत्रों की रचना हुई है, इसीलिए इसको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 14। जैसे कि जो वो श्लोक है उसके अंतर्गत क्या है? नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम। माहेश्वर सूत्रों की रचना हुई है। भगवान शिव ने जब नृत्य किया तो उससे 9 पंचवारम, उनके डमरू से जो उन्होंने डमरू बजाया था, 9 बार और 5 बार जो ध्वनि निकली, उसी को माहेश्वर सूत्र के रूप में अंकित कर दिया गया। मतलब उसी से माहेश्वर सूत्रों की रचना की गई। कितनी बार? 9 बार, 5 बार। तो जब भगवान शिव ने डमरू बजाकर नृत्य किया तो उससे जो डमरू की ध्वनि निकली 9 बार और 5 बार, तो 9 और 5 14 होते हैं। उसी को माहेश्वर सूत्र उसी से डमरू की ध्वनि से निर्मित हुई हैं। तो इस प्रकार से माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 2, भगवान शिव के डमरू से सूत्र निकले, वह 14 सूत्र किसे सुनाई पड़े? अभी हमने देखा था ऊपर वाले प्रश्न में कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 थी, तो भगवान शिव के डमरू से जो सूत्र निकले वह 14 सूत्र किसे सुनाई पड़े? ए ब्रह्मा को, बी नारद को, सी गणेश को, डी पाणिनि को। इसका विकल्प डी सही है, पाणिनि को। भगवान शिव के डमरू से जो सूत्र निकले 14 सूत्र, वो सबसे पहले महर्षि पाणिनि को सुनाई दिए। इसीलिए जो है संस्कृत व्याकरण के सबसे पहले वैयाकरण मतलब व्याकरण कर्ता महर्षि पाणिनि को माना जाता है। संस्कृत व्याकरण कर्ता को त्रिमुनि के नाम से जानते हैं, जिसमें सबसे पहले व्याकरण कर्ता कौन थे? पाणिनि जी थे। दूसरे कात्यायन जी थे, जिन्हें वर्रुज के नाम से भी जानते हैं, और तीसरे थे पतंजलि। तो इस प्रकार से इन तीनों व्याकरण कर्ता को हम त्रिमुनि के नाम से जानते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 3, व्यंजन वर्णों का प्रमुख रूप से विभाजन कितने प्रकार से हुआ है? ए 5, बी 2, सी 3, डी 6। इसका विकल्प सी सही है, 3। व्यंजन वर्णों का प्रमुख रूप से विभाजन 3 प्रकार से हुआ है। पहला स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 4, कुल व्यंजन वर्णों की संख्या है? ए 33, बी 14, सी 9, डी 11। इसका विकल्प ए सही है, 33। व्यंजन वर्णों को जैसे अभी आपने पिछले प्रश्न में देखा था 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो कुल मिलाकर तीनों को मिलाकर इनकी संख्या 33 होती है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 5, अर्धमात्रिक वर्ण कहे जाते हैं? ए स्वर, बी अयोगवाह, सी व्यंजन, डी विसर्ग। इसका विकल्प सी सही है, व्यंजन जो है, कोई भी व्यंजन ऐसा बना ही नहीं जो बिना स्वर की सहायता के बोला जा सके। अर्थात
प्रत्येक व्यंजन में कोई ना कोई स्वर अवश्य मिला रहता है। मात्राएं केवल स्वरों की होती हैं, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती। तो प्रत्येक व्यंजन में स्वर मिला रहता है, इसलिए व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 6, सभी व्यंजन वर्ण किस प्रत्याहार में समाहित हैं? सभी व्यंजन वर्ण किस प्रत्याहार में समाहित होते हैं? ए अक, बी हल, सी हस, सी हस, डी हल। इसका विकल्प बी भी हल है और विकल्प सी भी हल है। सी और डी दोनों में हल लिखा है, तो ये दोनों ही विकल्प आपके सही हैं। सभी व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार में समाहित होते हैं। सभी व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार में समाहित होते हैं। बच्चों, ये व्यंजन में ये आधा या रहेगा, ना कि आधा जा रहेगा। ये टाइपिंग की मिस्टेक है, तो इसको आप आधा या समझना। ये आधा या रहेगा, आधा जा जो है ये गलती से टाइपिंग की मिस्टेक है। तो इसका विकल्प बी और डी दोनों ही सही है। सभी व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 7, व्यंजनों का अपर नाम है। यहाँ भी देखो टाइपिंग की मिस्टेक हो गई है, आधा या को जा बना दिया है आधा। व्यंजनों का अपर नाम है। अपर नाम का क्या अर्थ होता है? दूसरा नाम। ए हस, बी हल, सी अच, डी अल। इसका विकल्प बी सही है, हल। व्यंजनों का अपर नाम या दूसरा नाम हल है, क्योंकि सभी व्यंजन हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 8, वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता, वह कहलाते हैं? ए ह्रस्व स्वर, बी प्लुत व्यंजन, सी दीर्घ मात्रा, डी व्यंजन। इसका विकल्प डी सही है, व्यंजन। कोई व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जा सकता। जैसे व्यंजनों का सूत्र है अन्वंग भवति व्यंजनम, अर्थात कोई व्यंजन ऐसा बना ही नहीं जिसमें कोई न कोई स्वर वर्ण ना मिले हों। इसलिए इसका विकल्प डी सही होगा, व्यंजन। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 9, का वर्ग के वर्ण कहे जाते हैं? ए ऊष्म व्यंजन, बी स्पर्श व्यंजन, सी अंतःस्थ व्यंजन, डी सरस व्यंजन। बच्चों, मेरा व्हाट्सएप नंबर देखो नीचे लिखा है, प्रत्येक प्रश्न के नीचे लिखा है। तो यदि आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ना चाहते हैं हिंदी और संस्कृत की, टेट, सी टेट या सुपर टेट के लिए, अभी तो मेरे यहाँ हिंदी और संस्कृत है, आगे हम सभी विषय मेरे यहाँ टेट सी टेट के लिए पढ़ाए जाएंगे। तो मेरी ऑफलाइन कोचिंग काकादेव, कानपुर, छपेड़ा पुलिया, आशीष गार्डन गेस्ट हाउस के बगल में है। आप इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। तो का वर्ग के वर्ण कहे जाते हैं? ए ऊष्म व्यंजन, बी स्पर्श व्यंजन, सी अंतस्थ व्यंजन, डी सरस व्यंजन। इसका विकल्प बी सही है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वह होती हैं जो उच्चारण के समय, जिनके उच्चारण के समय हमारी जीभ हमारे मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, अर्थात छूती है, वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, जिसे संस्कृत में कु, चू, टू, तू, पू के नाम से जानते हैं। तो का वर्ग या कु के अंतर्गत का, खा, गा, घा, अंगा, ये 5 वर्ण आते हैं। तो ये स्पर्श व्यंजन है और इसका उच्चारण स्थान कंठ है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 10, स्पर्श व्यंजन नहीं है। ए का, बी पा, सी या, डी टा। इसका विकल्प सी सही है। या स्पर्श व्यंजन नहीं है, यह अंतःस्थ व्यंजन है। इसके अंतर्गत या, वा, रा, ला, ये 4 वर्ण आते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 11,
निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? ए आ, बी ई, सी री, डी ला। इसका विकल्प डी सही है, ला। ला स्वर नहीं है, यह अंतःस्थ व्यंजन है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 12, निम्न में से कौन से स्वर ह्रस्व नहीं होते? कौन से स्वर ह्रस्व नहीं होते? ए ई उ ली री, बी री ली, सी ए ओ ऐ औ, डी अंग आहा। इसका विकल्प सी सही है, ए ओ ऐ औ। ये ह्रस्व नहीं होते, ये संयुक्त दीर्घ स्वर होते हैं। संयुक्त दीर्घ स्वर क्या है? जब दो ह्रस्व स्वरों को मिलाकर किसी दीर्घ स्वर का निर्माण होता है तब इसे हम संयुक्त दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ प्लस ई बराबर ए। आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ई का तालु है तो ए का उच्चारण स्थान हो गया कंठ तालु। ओ आ प्लस ऊ बराबर ओ। आ का उच्चारण स्थान कंठ हो गया, ऊ का ओष्ठ हो गया तो ओ का उच्चारण स्थान हो गया कंठ ओष्ठ। ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? ऐ का को तोड़ोगे तो हो जाएगा आ प्लस ए बराबर ऐ। इसका उच्चारण स्थान भी कंठ तालु है। औ आ प्लस ओ बराबर औ। इसका उच्चारण स्थान भी कंठ ओष्ठ है। तो इन स्वरों का कभी भी ह्रस्व नहीं हो सकता क्योंकि दो ह्रस्व स्वरों को जोड़कर इनका निर्माण होता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 13, ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसे अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती? ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसे अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती? ए स्वर, बी व्यंजन, सी अयोगवाह, डी उपर्युक्त सभी। इसका विकल्प ए सही है, स्वर। इसका विकल्प ए सही है, स्वर। स्वर को किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती अर्थात व्यंजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि स्वर का सूत्र है स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वयं स्वर जो है स्वतंत्र होते हैं, इसीलिए इसका विकल्प ए सही है, स्वर। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 14, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? ए ह्रस्व स्वर, बी दीर्घ स्वर, सी प्लुत स्वर, डी केवल स्वर। इसका विकल्प ए सही है, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर एक मात्रिक होते हैं अर्थात केवल एक मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर द्विमात्रिक होते हैं, इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। और प्लुत स्वर त्रिमात्रिक होते हैं, इनमें 3 मात्रा का समय लगता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 15, द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं? ए दीर्घ, बी ह्रस्व, सी प्लुत, डी व्यंजन। इसका विकल्प ए सही है, दीर्घ। द्विमात्रिक स्वर दीर्घ होते हैं, इनमें 2 मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वर इसमें केवल 1 मात्रा का समय लगता है। प्लुत स्वर इसमें 3 मात्रा का समय लगता है, त्रिमात्रिक होते हैं। व्यंजन इसमें केवल आधी मात्रा का समय लगता है। देखें अगला प्रश्न। प्रश्न 16, जिन स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है, किन स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है? ए आ ऐ औ, बी आ ई उ, सी ए ओ ऐ औ, डी हा या वा रा। इसका विकल्प ए सही है, आ ऐ औ। वृद्धिरादयज सूत्र से आ ऐ और औ की वृद्धि संज्ञा होती है। देखें अगला प्रश्न। प्रश्न 17, किन स्वरों की गुण संज्ञा होती है? ए आ ए ओ, बी आ ऐ औ, सी आ ई उ, डी ए ओ ऐ औ। इसका विकल्प ए सही है, आ ए ओ। आद गुणा सूत्र से आ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। देखेंगे अगला प्रश्न।
प्रश्न 18 किन स्वरों का प्रयोग प्रायः वेदों में होता है? ए आका, बी प्लुत स्वरों का, सी दीर्घ स्वरों का, डी ह्रस्व स्वरों का। इसका विकल्प बी सही है, प्लुत स्वरों का। प्लुत स्वर जो त्रिमात्रिक होते हैं, इनका प्रयोग अधिकतर वेदों में होता है। देखेंगे अगला प्रश्न 19 त्रिमात्रिक स्वरों को क्या कहा जाता है? ए ह्रस्व, बी प्लुत, सी दीर्घ, डी स्वर। इसका विकल्प बी सही है, प्लुत। त्रिमात्रिक स्वरों का दूसरा नाम है प्लुत स्वर। देखेंगे अगला प्रश्न 20 स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से हुआ है? ए 3 प्रकार, बी 4 प्रकार, डी 2 प्रकार, सी 5 प्रकार। इसका विकल्प ए सही है, 3 प्रकार। स्वरों का विभाजन 3 प्रकार से होता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर एक मात्रिक, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक, प्लुत स्वर त्रिमात्रिक। देखेंगे अगला प्रश्न 21 ओ औ का उच्चारण स्थान बताएं। ओ औ का उच्चारण स्थान बताएं। ए कंठ तालु, बी कंठ ओष्ठ, सी तालु नासिका, डी दंत नासिका। इसका विकल्प बी सही है, कंठ ओष्ठ। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है। आ प्लस उ बराबर ओ। आ का उच्चारण स्थान कंठ, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ। तो इस प्रकार से ओ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है और औ क्या होगा? आ प्लस ओ बराबर औ। इसका उच्चारण स्थान भी कंठ ओष्ठ होगा। देखेंगे अगला प्रश्न 22 ए ऐ का उच्चारण स्थान है। ए कंठ ओष्ठ, बी कंठ तालु, सी कंठ मूर्धा, डी कंठ दंत। इसका विकल्प बी सही है, कंठ तालु। ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। ए का उच्चारण स्थान कैसे हम इसको विभाजित करेंगे? आ प्लस ई बराबर ए। आ का उच्चारण स्थान कंठ, ई का तालु। तो इस प्रकार से आ प्लस ई बराबर ए। इसका उच्चारण स्थान हो गया कंठ तालु। आय का उच्चारण स्थान आ प्लस ए बराबर ऐ। तो इसका उच्चारण स्थान भी कंठ तालु होगा। देखेंगे अगला प्रश्न 23 किन स्वरवर्णों का ह्रस्व नहीं होता? किन स्वरवर्णों का ह्रस्व नहीं होता? ए ओ ऐ औ, बी आ ई उ री, सी री लिरी, डी ए ओ ई लिरी। इसका विकल्प ए सही है, ए ओ ऐ औ। इनका ह्रस्व नहीं होगा क्योंकि ये संयुक्त दीर्घ स्वर हैं, अर्थात 2 ह्रस्व स्वरों को जोड़कर इनका निर्माण हुआ है। देखेंगे अगला प्रश्न 24 स्वरों का अपर दूसरा नाम क्या है? ये प्रश्न रिपीट हो गया है। चलो कोई बात नहीं, देख लो, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। अपर माने दूसरा। ए हल, बी अच, सी यण, डी अक। नहीं बेटा, रिपीट नहीं हुआ है, वो व्यंजन के लिए पूछा गया था। व्यंजनों का अपर नाम क्या है, दूसरा नाम, ये स्वर का पूछा गया तो रिपीट नहीं हुआ है। स्वरों का अपर दूसरा नाम क्या है? तो इसका विकल्प बी सही होगा, अच। स्वरों का अपर माने दूसरा, अपर दूसरा नाम अच है क्योंकि सभी स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। बच्चों, ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। अब आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, कम समझ में आया, ज़्यादा समझ में आया, या आपको किस प्रकार के प्रश्न चाहिए, कमेंट्स करिए। आपकी जो भी इच्छा होगी वो पूरी की जाएगी। तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करिएगा और मेरा व्हाट्सएप नंबर ये नीचे लिखा है। तो देखते हैं इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर दीर्घ नहीं होता? ए री, बी लिरी, सी ए,
डी ओ। तो इसमें क्या पूछा गया है, कौन सा स्वर दीर्घ नहीं होता? इसका विकल्प बी सही है, लिरी। लिरी का कभी भी दीर्घ नहीं होता है। और जितने भी स्वर हैं, री का भी दीर्घ होता है, ह्रस्व दीर्घ दोनों होता है। और ये ए जो है ये तो स्वतः जो है दीर्घ है, क्योंकि आ प्लस ई के मेल से बना है। और ओ स्वतः दीर्घ है, क्योंकि आ प्लस ऊ के मेल से बना है। तो बच्चों, अब यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपसे जल्दी ही मिलेंगे बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।